हुआ फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल? क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों? चांद में है नरमी क्यों? सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग। साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सी के नजारे। लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। सर्दियां शुरू होते ही साइबेरिया से हजारों क्रेन्स भारत आते हैं। लंबा सफर तय करके वे ठीक उन्हीं तालाबों में पहुंच जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। प्रशांत महासागर की सैल्मन मछली सागर पार करके उसी नदी में जाकर अंडे देती है जहां उसका जन्म हुआ था। चींटियां भी अपना भोजन तलाश कर अपने घर का रास्ता ढूंढने में निपुण हैं। पशुओं तथा पक्षियों का दिशा ज्ञान अद्भुत है। जीवन को चलाने के लिए दिशा ज्ञान मनुष्य के लिए भी जरूरी है। आज मनुष्य के पास नक्शे हैं, कंपास है, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास दिशाएं जानने के लिए था केवल तारों भरा आकाश। 16वीं सदी के शुरू होते ही जहाज रानी का हुनर तेजी से विकसित होने लगा। दूर दराज देशों की खोज तथा व्यापार के कारण सफर करते व्यापारी और नाविक रात में दिशा के लिए तारों की मदद लेते। रेगिस्तान में ऊंटों के कारवानों के साथ जा रहे लोगों ने भी मार्गदर्शन का काम आकाश के चमकते तारों से लिया। वे तारों का निरीक्षण करते और उनकी स्थिति और आवाजाही के नक्शे तैयार करते। इस तरह लगातार निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि समय समय पर तारे अपना स्थान बदल लेते। केवल एक तारा उन्हें दिखा जो हमेशा स्थिर रहता। फिर क्या था? आकाश के उत्तर में दिखने वाले इस नॉर्थ स्टार या पोलैरिस नामक तारे ने उनका काम आसान कर दिया। वे समझ गए कि नॉर्थ स्टार से उत्तर दिशा की पहचान सरलता से की जा सकती है। नॉर्थ स्टार उर्सा माइनर तारामंडल का आखिरी तारा है। इसे ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भूखंड से यह अन्य तारों के मुकाबले में स्थिर नजर आता है। कारण आकाश में पृथ्वी की धुरी के लगभग पूरी सीध में इसकी स्थिति। इसे समझने के लिए यदि पृथ्वी को काल्पनिक तौर से आकाश तक बढ़ाया जाए तो एक सेलेस्टियल स्फीयर बनता है। आकाश में तारों की स्थिति को दिखाने या पहचानने में सेलेस्टियल स्फीयर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की धुरी को सेलेस्टियल स्फीयर तक बढ़ाने पर नॉर्थ और साउथ सेलेस्टियल पोल्स बनते हैं। इसी प्रकार इक्वेटर को सेलेस्टियल स्फीयर तक बढ़ाने पर सेलेस्टियल इक्वेटर बनता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए हमें इन सेलेस्टियल पोल्स पर तारे गोल रास्ते पर घूमते नजर आते हैं। इन सेलेस्टियल पोल्स से दूर स्थित तारे बड़े बड़े और करीब के तारे छोटे छोटे दायरों में घूमते नजर आते हैं। ध्रुव तारा जो कि नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के लगभग सीध में है, बहुत ही छोटे दायरे में घूमता है, जिससे वह स्थिर नजर आता है। नॉर्थ स्टार को पहचानने के लिए किसी खुली जगह को चुन लें। अब कंपास की मदद से उत्तर दिशा को पहचान लें। अब इस दिशा में तारों की बारीकी से जांच करें और सप्तऋषि तारामंडल को ढूंढने का प्रयास करें। सप्तऋषि तारामंडल की पहचान के पश्चात इसके कप के आखिरी दो तारों को पहचान लें। इन दो तारों की ठीक सीध में देखें। जो तारा इस सीध में दिखाई दे रहा है वही नॉर्थ स्टार है। इसकी पहचान को पक्का करने के लिए लिटिल डिपर की पहचान करें। अगर यही तारा लिटिल डिपर के हैंडल का आखिरी तारा है
तो समझ लीजिए कि आपने नॉर्थ स्टार को सही पहचान लिया। रात के समय दिशा ज्ञान के लिए नॉर्थ स्टार का उपयोग होता रहा। दिन के समय दिशाओं की पहचान के लिए सूर्य की मदद ली जाती। भारत के हजारीबाग में बीर नामक जगह पर 3 पत्थरों का एक कतार में लगा होना इसका एक उदाहरण है। माना जाता है कि इन पत्थरों की छाया के निरीक्षण से दिशाओं की पहचान की जाती। इस बात को समझने के लिए किसी मैदान में खुली धूप वाले दिन एक विकेट खड़ा करें। विकेट को केंद्र मानकर एक सर्कल खींच लें। दोपहर से पहले जब विकेट की छाया इस सर्कल को छुए तो उस बिंदु पर ए मार्क करें। इसी तरह दोपहर के बाद जब ये छाया फिर सर्कल को छुए तो उस बिंदु को बी मार्क करें। मार्क ए और बी को मिलाने से ईस्ट वेस्ट लाइन हासिल होती है। ईस्ट वेस्ट लाइन को बाइसेक्ट करने पर जो परपेंडिकुलर हासिल होता है उससे नॉर्थ और साउथ दिशा का ज्ञान होता है। ये माना जा सकता है कि बिरबिर में स्थित इन 3 पत्थरों का उपयोग भी कुछ इसी तरह से दिशा निर्धारण के लिए ही हुआ होगा। तारों की मदद केवल दिशाएं पहचानने के लिए नहीं ली गई, खेती बाड़ी के लिए भी किसानों को इनका सहारा लेना पड़ा। बुआई, सिंचाई, बाढ़ और फसल की कटाई के लिए उपयुक्त समय की जानकारी उनके लिए जरूरी थी। इसके लिए आकाश में किन्हीं चमकीले तारों के उगने तथा डूबने के घटनाक्रम का लगातार निरीक्षण उनके काम आया। कुछ लोग धार्मिक क्रियाओं को करने और अलग अलग मौसमों में आने वाले त्योहारों की तारीख तय करने के लिए भी इन तारों की मदद लेते रहे। वर्षों तक आकाश का निरीक्षण होता रहा। इस प्रक्रिया में मनुष्य को तारों के छोटे छोटे समूहों में कुछ आकार उभरते नजर आए। इन समूहों को उन्होंने कॉन्स्टलेशंस यानी तारामंडल का नाम दिया। उस समय ज्यादातर खगोल शास्त्री यूनान के थे, इसलिए तारों के इन झुंडों में उभरते आकारों में उन्हें उन पशुओं तथा पौराणिक गाथाओं के नायकों की तस्वीरें दिखी जिनसे वे प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने इन चित्रों को लियो, टॉरस, एरीज, पाइसेस, पेगासस तथा लिब्रा जैसे नाम दिए। दूसरी सभ्यताओं के लोगों ने इन्हीं तारामंडलों को अपने जाने माने चरित्रों के साथ जोड़ा। जैसे उत्तरी तारामंडल उर्सा मेजर को ग्रेट बेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस पौराणिक भालू की दुम में 7 तारे दिखते हैं जिन्हें बिग डिपर का नाम दिया गया है। भारत में बिग डिपर को 7 पौराणिक ऋषियों के आधार पर सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ओरायन तारामंडल को भारत में काल पुरुष का नाम दिया गया है। प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने केवल उन्हीं चमकीले तारों और तारामंडलों को नाम दिया जिन्हें वे अपने भूमंडल यानी हेमिस्फीयर में देख पाते थे। लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले नाविकों को भूमध्य रेखा पार करने पर तारों के नए समूह दिखे। मशहूर यूनानी फिलोसोफर एरिस्टोटल इजिप्ट की यात्रा करने के बाद जब यूनान वापस लौटे तो उन्होंने कहा, इजिप्ट और साइप्रस में ऐसे तारे हैं जो उत्तरी इलाकों से नहीं दिखते। यह तभी संभव है यदि पृथ्वी का आकार गोल हो। समय बीतने के साथ साथ और अधिक तारामंडलों की पहचान होने लगी। ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में हुए एक मशहूर यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉल्मी की पुस्तक एल्मजेस्ट में 48 तारामंडल के नाम दर्ज हैं। टॉल्मी की यह पुस्तक तारों की जानकारी का सबसे पहला कैटलॉग है। इस कैटलॉग में तारामंडलों के तारों का लैटिन अर्थात लातीनी भाषा में वर्णन है। 1500 से अधिक वर्षों तक आकाश का यह पक्का कैटलॉग बना रहा। टॉल्मी के बाद कई नए तारों की पहचान हुई और नए स्टार कैटलॉग्स बनाए गए जिनमें कई और तारामंडलों को शामिल किया गया। 1919 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
यानी IAU नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था को आकाश के तारामंडलों और पिंडों का नाम रखने का अधिकार हासिल है। IAU ने कुल मिलाकर 88 तारामंडलों को मान्यता दी है। प्राचीन समय में केवल कुछ चमकीले तारों का नामकरण हुआ था। कुछ सभ्यताओं ने चमकीले तारों के नाम पौराणिक पात्रों पर रखे, जैसे सिरियस, वेगा इत्यादि। भारत में सिरियस को लुब्धक, बेटलगीज को आर्द्रा और वेगा को अभिजीत का नाम दिया गया। समय गुजरने पर खगोल शास्त्रियों ने तारों के कैटलॉग बनाने शुरू किए और उनकी पहचान को नियमित किया। उन्होंने तारामंडल के तारों के नाम उनकी चमक के आधार पर ग्रीक अक्षरों में रखे। सबसे चमकीले तारे को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बताया। ये तारे किस तारामंडल में हैं, ये पहचानने के लिए उनके साथ उस तारामंडल का नाम भी लिया गया। जैसे ओरायन तारामंडल में अल्फा ओराइनस सबसे चमकीला तथा बीटा ओराइनस दूसरा सबसे चमकीला तारा है। दूरबीन के आविष्कार के बाद कम चमकीले तारे भी दिखने लगे। अब तारों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि पुरानी पद्धति से उनके नाम रखना असंभव था। अब खगोल शास्त्रियों के लिए जरूरी बन गया कि असंख्य तारों की स्पष्ट पहचान के लिए नियमानुसार नाम दिए जाएं। IAU ने अंकों का उपयोग करके तारों को कैटलॉग में दर्ज करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए HD 34085 और HD 48915। यहां HD का अर्थ है हेनरी ड्रेपर कैटलॉग। हेनरी ड्रेपर कैटलॉग की तरह ही और बहुत से कैटलॉग बनाए गए, जैसे हिपार्कस कैटलॉग, ब्राइट स्टार कैटलॉग इत्यादि। भारत की मद्रास ऑब्जर्वेटरी ने भी मद्रास जनरल स्टार कैटलॉग तैयार किया। इसमें लगभग 11,000 तारों की सूची दर्ज है। इस काम के लिए हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप्स का उपयोग किया जाने लगा। हकीकत में इनके बीच सैकड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी है। पानी और हवा से हमारा जीवन चलता है। पानी की एक एक बूंद को बचाना है हमने। पानी का स्तर बहुत नीचे चले गया है। पानी पीने के काबिल करना है, रीस्टोर करने के अलावा इसको प्योरीफाई करना है। नेता बेशक राजनीति करें, लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से, यानी वो नीतियां जो हमारी जेब पर असर डालें या फिर सुविधाओं में इजाफा करें। कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियां? सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मार्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। आओ करें हम तारों की सैर। तारामंडल का अस्तित्व केवल एक संयोग है। आकाश में किसी भी तारामंडल के तारे एक दूसरे के पास पास नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में ये तारे एक दूसरे से काफी दूर हैं। आंख से दिखने वाला कोई भी तारा दूसरे तारे से सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो सकता है।
उदाहरण के लिए ओरायन तारामंडल के तारों को देख लें। ये एक दूसरे से काफी नजदीक नजर आते हैं। हकीकत में इनके बीच सैकड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी है। अगर हम धरती से अंतरिक्ष में करीब 100 प्रकाश वर्ष दूर चले जाएं, तो पृथ्वी से दिखने वाले इन तारामंडलों के आकार खत्म हो जाएंगे। तारामंडलों के तारे और दूसरे सभी तारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण तारे उसकी विपरीत दिशा में घूमते नजर आते हैं। पर क्या वास्तव में सभी तारे पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम में डूबते हैं? हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य हर रोज पूर्व से उगकर पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये केवल एक अनुमान मात्र है। पृथ्वी से सूर्य जिस मार्ग पर चलता नजर आता है उसे इक्लिप्टिक कहते हैं। पृथ्वी की धुरी के 23.5 डिग्री के झुकाव होने के कारण सूर्य साल में सिर्फ 2 बार सेलेस्टियल इक्वेटर से होकर गुजरता है। इसे इक्विनॉक्स या संपात कहते हैं। ऐसा 21 मार्च और 23 सितंबर को ही होता है। इन 2 तारीखों में रात और दिन बराबर होते हैं और सूर्य ठीक पूर्व में उदय और ठीक पश्चिम में अस्त होता है। बाकी के दिनों में सूर्य उत्तर पूर्व में उगकर उत्तर पश्चिम में डूबता है या दक्षिण पूर्व से उगकर दक्षिण पश्चिम में डूबता है। सूर्य के गिर्द अपने निर्धारित मार्ग पर चलते हुए जब पृथ्वी की धुरी का झुकाव सूर्य की ओर होना शुरू होता है, तो सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर उत्तर की ओर प्रस्थान करता दिखता है। इस प्रक्रिया को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण 22 दिसंबर से 21 जून तक होता है। 21 जून को पृथ्वी की धुरी के उत्तरी सिरे का झुकाव सूर्य की ओर अधिकतम होता है। इसे जून सॉल्स्टिस कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी की धुरी का झुकाव सूर्य से परे होना शुरू होता है और सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करता नजर आता है। इस प्रक्रिया को दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन 22 जून से 21 दिसंबर तक होता है। 21 दिसंबर के दिन पृथ्वी की धुरी के दक्षिणी सिरे का झुकाव सूर्य की ओर अधिकतम होता है। इसे डिसेंबर सॉल्स्टिस कहा जाता है। इक्विनॉक्स यानी संपात तथा सॉल्स्टिस यानी आयन मिलकर मौसमों के बदलाव का कारण बनते हैं। पृथ्वी से सूर्य अपने निर्धारित रवि मार्ग पर गुजरते समय कुछ तारामंडलों से होकर गुजरता नजर आता है। इन तारामंडलों को ज़ोडिएकल तारामंडल कहा जाता है। ज़ोडिएकल तारामंडलों को 12 चिन्हों द्वारा जाना जाता है। इनमें से अधिकतर चिन्ह यूनानी पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। ज़ोडिएक चिन्हों की भांति ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं। राशियों का अर्थ चिन्ह है। भारतीय राशियों के चिन्ह पाश्चात्य ज़ोडिएक चिन्हों से मिलते जुलते हैं, जैसे एरीज मेष, टॉरस वृषभ, जेमिनी मिथुन, कैंसर कर्क, लियो सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्वेरियस कुंभ तथा पाइसेस मीन। 88 में से बाकी 76 तारामंडलों को नॉन ज़ोडिएकल तारामंडल कहा जाता है। पृथ्वी से ज़ोडिएक के सभी तारामंडल सेलेस्टियल इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर तथा 8 डिग्री नीचे के दायरे में नजर आते हैं। इस क्षेत्र को ज़ोडिएकल पट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें न केवल सूर्य और चंद्रमा बल्कि ग्रह भी अपनी गति पर स्थिर दिखते तारों के परिप्रेक्ष्य में नजर आते हैं। किसी भी ग्रह को देखने के लिए हमें पूरे आकाश को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती।
इन्हें ज़ोडिएकल पट्टी के बीच आसानी से ढूंढा जा सकता है। 12 राशियों के अलावा सूर्य अपने रविमार्ग पर एक और राशि से भी होकर गुजरता है। इसे ऑफ्यूकस के नाम से जाना जाता है। यह राशि वृश्चिक तथा धनु राशियों के बीच मौजूद है। इसे सर्पेंट हैंडलर या सर्पेंट टेमर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की भांति चंद्रमा भी कई तारामंडलों से होकर गुजरता है। भारतीय ज्योतिषियों को इस बात का ज्ञान था कि चंद्रमा 27 से थोड़ा अधिक दिनों में पृथ्वी के गिर्द घूमते हुए इन तारामंडलों में से होकर गुजरता है। चंद्रमा की स्थिति का आंकन करने के लिए उन्होंने चंद्रपथ को 27 घरों में बांट दिया। हर ऐसे घर को किसी एक तारे या तारों के समूह द्वारा पहचाना जाता, जिनको नक्षत्र का नाम दिया गया। भविष्य में ये तारे हमें कौन सी नई दिशा दिखाएंगे, कौन जाने। Water conservation is the need of the earth, most critical. So rainwater has to be conserved. That is what exactly is the answer for tomorrow's water crisis. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, महान शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रभाषा हिंदी के सेवक। 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भड़ोच में हुआ था जन्म। संस्कृत के भी थे प्रकांड विद्वान। 20 साल तक संस्कृत विश्व परिषद के रहे अध्यक्ष। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी स्वीकार की। गुजराती साहित्य परिषद की स्थापना और 10 बरस तक उसकी अध्यक्षता। 31 साल तक भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष। 1952 में बने थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अनेक पुस्तकों के लेखक। जय सोमनाथ सर्वाधिक चर्चित उपन्यास। 8 फरवरी 1971 को देहावसान। आओ करे हम तारों की सैर। समय गुजरते प्रामाणिक कैलेंडर या पंचांग बनाने के कार्य में नक्षत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यह पद्धति आज भी अपनाई जाती है। ये तारामंडल और अन्य सभी तारे पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को बनाए रखने में किसी न किसी रूप में मददगार रहे हैं। ब्रह्मांड में मौजूद इन पड़ोसियों के साथ हमारा कभी ना टूटने वाला नाता है। भविष्य में ये तारे हमें कौन सी नई दिशा दिखाएंगे, कौन जाने। आओ करे हम तारों की सैर। इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।